अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अब ऑफिशियली कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने ग्रुप में आपसे ना शेयर करवाया था ग्रिड और उसका पेज भी दिया था कल परसों। नहीं दिया था? FR 2 में दिया था? कॉस्ट में नहीं दिया? अच्छा, ग्रुप में तो किया था कि ग्रुप में भी नहीं है? ये ग्रिड अभी आप तक पहुंच रहा है। ये मैंने ना इसमें जो चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं वो अपनी बुक वाले लिखे हुए हैं और अपनी बुक के अंदर मैंने एक मैपिंग भी की हुई है क्योंकि कुछ बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक होता है तो आईकैप की बुक भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने ना ये इधर ना शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैपिंग भी की हुई है कि मेरी बुक में जो चैप्टर मैंने बनाया है वो आईकैप का कौन सा चैप्टर है। तो ये जो मैंने ग्रिड आपको ये भी शेयर की है और ये ऑनलाइन वाले बच्चों के वो कोर्स में रखी है, ये मैंने अपनी बुक के चैप्टर्स लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिड है, नहीं इंपॉर्टेंट तो खैर सारी हैं, सबसे मुश्किल ग्रिड है इसमें लास्ट वाली। चले पहुंच जाए सब तक बताता हूँ। जी, पेज नहीं मिले श्याम, पेज देखो इधर नहीं मिलेगा। ये पेज देखिए मिल गया सबको। ये ग्रिड बांटी है मैंने, ये आप ऑनलाइन वालों के कोर्स पे रखी हुई है मैंने। पेज देखिए मिल गया सबको है? ठीक है। इसमें जो लास्ट ग्रिड है ना, ये सबसे मुश्किल है और ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन में अक्सर रिपीटर बच्चे होते हैं और उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा होता है, तो हर टीचर का अपना स्टाइल है। मैं इस एरिया को, डिसीजन मेकिंग को एंड पे ही पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये स्टूडेंट के एक लेवल पे पहुंचने के बाद ही करवाए जा सकते हैं। हो सकता है कोई टीचर शुरू में कराते हैं, उनकी मर्जी है। तो चूंकि रिपीटर बच्चे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं ये ग्रेड आखिर में ही करवाता हूं और हो सकता है ये सामने बैठे बच्चों में से भी कुछ आखिर में जाके कहें सर ये इतना मुश्किल था तो पहले करा देते, है ना? है ना? तो फिर आप लोगों को कॉस्ट फिर नर्सरी में ही पढ़ा देते, पहले ही पढ़ा देते, फिर वहां क्या एबीसी में टाइम जाया करते रहे।
तो फिर एक लेवल के बाद ही कर सकते हैं ना। तो इसलिए अगर मेरे से पढ़ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो फिर भरोसा करके चले। तो ये मैं ग्रिड आखिर में करवाता हूँ। ये हम कहीं जुलाई के अंदर ये बात कर रहे होंगे। ये ग्रिड अगर फेंकनी है तो फेंक दें, दोबारा पता नहीं देखनी है किसी ने कि नहीं देखनी। बहरहाल ये मैंने सिलेबस का ग्रिड आपके हवाले किया है। ग्रिड 1 में शुरू कर रहा हूं। ये सबसे हैवी ग्रिड है, 35 से 45 मार्क्स। ग्रिड 1 कर रहा हूं मैं स्टार्ट। तो कॉस्ट का पहला चैप्टर, ऑफिशियली कॉस्ट स्टार्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर की आवाज आई है कहीं से? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये तरतीब लिखी है बस। नहीं, अपनी तरतीब में आपसे ना 1-2 दिन में वो कोर्स प्लान भी शेयर कर लूंगा। तकरीबन तकरीबन जैसे मैंने बुक में तरतीब बनाई हुई है, तकरीबन वैसे पढ़ाऊंगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें से सवाल आता है क्योंकि ग्रिड 1 बहुत भारी ग्रिड है और 35 से 45 मार्क्स हैं, तो 5-6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक है ना, और एक जो है उसमें फालतू सा है, तो बाकी रह गए 5, और एक जो है वो दूसरे के साथ मर्ज हो सकता है, बाकी रह गए 4। एक को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए 3। तो ये जो टॉपिक्स हैं 35 से 45 मार्क्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इस एतबार से। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो 7, 8, 10 नंबर का तो आ ही सकता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। क्या होती है इन्वेंट्री? हाँ, जो चीजें, अच्छा बिजनेस ने क्या करना है, बिजनेस ने कमाना है प्रॉफिट, तो बिजनेस या तो सर्विसेज दे रहा होगा, तो सर्विसेज तो हम पढ़ नहीं रहे। यानी ऐसा नहीं कि सर्विसेज नहीं पढ़ रहे, कॉस्ट में को खास है नहीं सर्विस की चीज, तो बिजनेस गुड्स बेचता है। अच्छा, गुड्स जो बेचता है वो उसने अभी अपने पास अगर रखी हुई है यानी नहीं बिकी, तो वो स्टॉक है। तो इन्वेंट्री होती है वो गुड्स, या अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल भी हो सकता है। अच्छा, मैंने ना जस्ट इन्वेंट्री लिखा है, तो इन्वेंट्री किसी भी वक्त हो सकती है, हेल्ड एनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी वक्त स्टोर में जो चीजें पड़ी हुई है वो इन्वेंट्री है। किसी भी वक्त स्टोर में जो कोई भी चीज फिल वक्त मौजूद है वो इन्वेंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल की शक्ल में भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकती हैं, तो जो चीजें भी स्टोर में किसी भी वक्त मौजूद है वो इन्वेंट्री है। अब इस इन्वेंट्री की शक्लें क्या हो सकती हैं? अगर बिजनेस ट्रेडिंग है, जी जी पूछा कुछ? अगर बिजनेस ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? गुड्स खरीदता है और बेचता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस की जो इन्वेंट्री होगी वो बस गुड्स ही होंगी, क्योंकि वही हैं जो उसने खरीदी हुई हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो इन्वेंट्री होगी ये 3 शक्लों में हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में हो सकती है, फिनिश गुड्स की शक्ल में हो सकती है। अच्छा, ये जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये गुड्स बना के बेचता है। जैसे अगर ये बिजनेस गुड्स धागा बनाता है तो कॉटन खरीदता होगा, तो कॉटन हो गया इसका रॉ मटेरियल। अगर फैक्ट्री के अंदर कुछ कॉटन बेल्स पड़ी हुई हैं तो वो मटेरियल इन्वेंट्री है। धागा बन चुका हुआ है, धागे के रील्स पड़े हुए हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। लेकिन धागा बनने में, कॉटन से धागा बनने में कुछ 4-5 तरह की बड़ी बड़ी मशीनरीज इस्तेमाल होती हैं। और चाहे नहीं है कि 15 मिनट में बन जाए, हो सकता है कॉटन से धागा बनने में 4 दिन लगते हो। तो वो जो मशीनों के अंदर सामान मौजूद है, ना वो कॉटन है ना पूरा धागा है, आधा अधूरा है,
उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती है, जबकि ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री बस गुड्स होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, और ये और क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या फर्क है? इन्वेंट्री है जो भी स्टोर में मौजूद है वो इन्वेंट्री है किसी भी वक्त में। अगर एक शॉप पे गए तो जितना भी सामान उसकी शॉप पे उस वक्त पड़ा हुआ है वो उसकी इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री स्पेसिफिक बात हो रही है कि जब एक ईयर एंड आ जाता है, ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, जब अकाउंट्स वाले ने क्लोजिंग करनी होती है, तो जब साल के आखिरी दिन सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, उस दिन की ट्रांजैक्शंस बंद करनी है, तो उस वक्त जो स्टोर में पड़ा होगा वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री तो एक जनरल सी चीज हो गई, कभी भी स्टोर में पड़ी हुई चीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री हेल्ड एट एंड ऑफ पीरियड। पीरियड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि महीने महीने का डाटा भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। तो इन्वेंट्री है जो किसी भी वक्त चीजें पड़ी हुई हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो है जो पीरियड एंड के ऊपर पड़ी हुई चीजें। और ये जो पीरियड एंड पे पड़ी हुई चीजें हैं, यही अगली सुबह क्या होंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है पिछली क्लोजिंग। जो पिछले पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वही इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई नई साइंस नहीं है। यानी अगर हमें इस टॉपिक में यह पढ़ना है ना कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालें, तो हमने इसकी वैल्यूएशन सीखनी है या इसकी भी वैल्यूएशन सीखनी? अगर कोई टेक्निक सीखनी है कि कैसे वैल्यू निकालें, कोई मेथड लगाने हैं, तो इसकी वैल्यूएशन या इसकी वैल्यूएशन, क्लोजिंग की। क्योंकि जो एक बार क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ली वही अगली ओपनिंग है। तो इसके ऊपर अब हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मेन काम यही है जो आगे पढ़ने लगे हैं। तो इसका मैं एक रिकैप दोबारा देता हूं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है बिजनेस के पास किसी भी पॉइंट पे पड़ी हुई चीजें। किस शक्ल में हो सकती हैं? ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स होंगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है। ये वर्क इन प्रोसेस वाली बात आई समझ? क्योंकि अगर धागा बनना है ना, अच्छा चलो, मैंने चाय की मिसाल दी थी, पत्ती, दूध, ये जब तक अलग पड़ा हुआ है ये रॉ मटेरियल है, और जब चाय बन गई है तो वो फिनिश गुड है, और अभी उबाला नहीं आया है, अभी बन रही है, तो वो वर्क इन प्रोसेस। तो मशीनों के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जो कुछ ना कुछ हल्का पक्का कच्चा पक गया हुआ है, उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और जब मशीनों से बाहर आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेंट्री किसी भी शक्ल में हो सकती है, ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री गुड्स की शक्ल में होती है। फिर मैंने अगली बात यह की कि इन्वेंट्री तो हो गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? तो जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, उस वक्त जो आखिर में इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं, क्योंकि पीरियड क्लोज कर रहे होते हैं, अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं, और अगले ही लम्हे वो अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। यहां तक कोई इख्तलाफ, परेशानी, तकलीफ? अच्छा, एक दो बेसिक बातें बता रहा हूं, अभी FR1 में जो लोग थे मैंने तब भी बताई थी। अगर आपको ये बातें बिल्कुल पक्की पता है तो बस जबानी काफी है, अगर नहीं और जरूरत लगे तो लिख लेना अपने अल्फाज में। दो बातें बता रहा हूं, फिर मैं उन दो बातों को इससे रिलेट करूंगा। एक बात ये कि खर्चा एसेट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। वो खर्चा
जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस मान लिया जाता है, और जिसका अभी बेनिफिट मिलना है वो एसओएफपी में एसेट बन जाता है। ये बात दोबारा कर रहा हूं, अगर किसी को जरूरत लगे लिखने की, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसलिए मैं नहीं कह रहा आप लाजमी लिखें। अगर किसी ने लिखनी हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, खर्चा या तो एक्सपेंस होता है या एसेट होता है। वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो इस पीरियड में एक्सपेंस बन जाएगा, और वो खर्चा जिसका बेनिफिट अभी मिलना है वो इस पीरियड की एसओएफपी में एसेट कहलाएगा। अगर लिखना है तो मैं रुक जाता हूं, लिख लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। दोबारा सुन लें जी। खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, और वो खर्चा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट है। दूसरी बात, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि खर्चे को उस पीरियड में एक्सपेंस कहना चाहिए जिस पीरियड में उससे बेनिफिट मिल जाए। इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। खर्चे को एक्सपेंस तब कहना चाहिए जिस पीरियड में उससे बेनिफिट मिल जाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि खर्चे को उस पीरियड में एक्सपेंस मानना चाहिए जिस पीरियड में उससे बेनिफिट मिल रहा है। लिख लिया? अच्छा, अब इसको मैं इससे जोड़ता हूं, ये बात क्या हो रही है। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है बिजनेस के पास पड़ी हुई चीजें किसी भी वक्त। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? ईयर एंड पे पड़ी हुई चीजें। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? पिछली क्लोजिंग। किस शक्ल में हो सकती है? इस शक्ल में हो सकती है। अब ये जो मैंने बात बताई थी, इसका इससे क्या ताल्लुक है? इन्वेंट्री एसेट क्यों है? क्योंकि जब तक हमारे पास पड़ी हुई है तो मतलब इसका बेनिफिट नहीं लिया। बेनिफिट कब लेना था? जब बेचना था। तो जब तक हमारे पास पड़ी हुई है तो इसको हम एक्सपेंस नहीं कह सकते, तो ये एसेट है। तो इन शॉर्ट इन्वेंट्री इज एन एसेट। तो इन्वेंट्री बिजनेस का एसेट होता है। स्पेशली अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो वो एसेट है। इनकम स्टेटमेंट में अच्छा, मैं मिसाल दे रहा हूं ट्रेडिंग बिजनेस की। वैसे तो आपने शायद थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी पढ़ा हो, लेकिन अभी मैं फिलहाल ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल दे रहा हूं। एसओसीआई के अंदर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में
ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा, परचेजेस आ रही होंगी, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। इसी तरह एसओएफपी में, करंट एसेट्स में क्या आ रहा होगा? कौन सी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री की फिगर्स इस्तेमाल होती हैं। तो अब हम इस चैप्टर में ये सीखने लगे हैं कि ये जो क्लोजिंग क्या आ रहा होगा? कौन सी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री की फिगर्स इस्तेमाल होती हैं। तो अब हम इस चैप्टर में ये सीखने लगे हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम एसेट कहने लगे हैं, इसकी अमाउंट क्या होगी। ये है चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आने लगा है, इसकी अमाउंट क्या होगी, ये सीखने लगे इस चैप्टर के अंदर। अमाउंट ऑफ, नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होती है अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एसओएफपी। और ये क्या होती है? ये होती है इट इज द लोअर ऑफ कॉस्ट, और यार आपको तो पहले ही आती है एनआरवी है, अरे वाह, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और उसको प्यार से कहा करेंगे एनआरवी। ये है जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। यहां से अब बात आगे बढ़ने लगी है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखने लगे हम। इस सारे डिस्कशन का एक समरी दोबारा, इन्वेंट्री होती है बिजनेस के पास जो किसी भी वक्त चीजें पड़ी हुई हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? जो ईयर एंड पे पड़ी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? जो पिछले साल की क्लोजिंग थी। अब इस इन्वेंट्री को एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि खर्चा मैंने बताया कि उसको एक्सपेंस तब मानना है जब उससे बेनिफिट मिल जाए। तो इन्वेंट्री तो है ही वो जिससे बेनिफिट नहीं मिला। तो सही ट्रीटमेंट क्या हुई इन्वेंट्री की? कि वो एसेट है। अगला मसला, एसेट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको किस अमाउंट पे शो करें? इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होती है इन दोनों में से लोअर। लोअर क्यों है ये अगली कुछ क्लासेस में समझाऊंगा इंशाल्लाह। बस इन दोनों में से लोअर। तो हमने ना इस चैप्टर के अंदर अब इस इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी सीखनी है। लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सवाल है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2200 यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपए, 50,
NRV 47 पर यूनिट। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बता दें। सही। टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ जी, 2200 यूनिट्स इंटू 47 103। तो क्या ये इतना ही आसान होगा? नहीं, ना ना ना, तो बहुत गहराइयां इसमें। तो ये हो गया जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब शुरू के हमने इस कॉस्ट, एनआरवी और ये यूनिट्स, इसकी कैलकुलेशन में बढ़ते हैं अब आगे। और पहले मैं पढ़ाने लगा हूं कॉस्ट। इन्वेंट्री जो बिजनेस के पास किसी भी वक्त चीजें पड़ी हुई हैं, गुड्स हैं चाहे मटेरियल हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो साल के एंड पे पड़ी हुई है। ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसके पास पड़ी हुई इन्वेंट्री गुड्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो पड़ी हुई इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस भी, फिनिश गुड्स भी। इन्वेंट्री एसेट होता है। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि खर्चे को एक्सपेंस तब कहना चाहिए जब उससे बेनिफिट मिल जाए। तो इन्वेंट्री से तो अभी तक बेनिफिट ही नहीं मिला, इसलिए वो एसेट है। एसेट है तो एसओएफपी में आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए इस्तेमाल होगा। किस अमाउंट पे इस्तेमाल होगा? इस अमाउंट को कहते हैं वैल्यू, और वो वैल्यू होती है कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, और मैं अब अगली बात करने लगा हूं कॉस्ट पे। अब जब तक मैं एनआरवी की हेडिंग नहीं देता तब तक हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक की अगर बात करूं तो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंट्री हमारा एसेट है, ठीक है, इन्वेंट्री हमारा एसेट है। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट की लिस्ट नहीं पूछ रहा, इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी? इन्वेंट्री क्या है? जो हमारे पास पड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? जो उन पे खर्चा आइंदा आएगा, जो उन पे खर्चा आया था यहां तक लाने के लिए। अब या तो वो खरीदी हुई चीजें हैं या बनाई हुई चीजें हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है और अगर मैं अभी बल्कि अगर क्या, हाँ, मैंने ना अभी क्लोजिंग का वर्ड नहीं लिखा, मैंने इंटेंशनली अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिखा है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखा मैंने। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या शामिल है, डिपेंड करता है कि वो इन्वेंट्री है किस शक्ल में। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की, या हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल की, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? और अगर हम बात कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स की, तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मैंने बताया है वो खर्चा जो होगा, है, होगा नहीं, जो हुआ, जो पास, जो हो चुका है। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है तो इसको यहां लाने तक जो खर्चा हुआ है वो उसकी कॉस्ट है। अब ये किस किस शक्ल में हो सकता है? इन दोनों को मैंने इकट्ठे इसलिए लिखा कि इन दोनों में कॉमन बात यह है कि ये हमारे पास स्टोर में पड़ी हैं। आई कहां से है? खरीद के लाए हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है, गुड्स खरीद के लाया है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रॉ मटेरियल खरीद के लाया है। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे कर दिया क्योंकि इनमें कॉमन बात यह है कि खरीदी गई हैं। तो
इनको चूंकि बस खरीदा गया है, तो इनकी कॉस्ट होगी ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी चीजें खरीदने से रिलेटेड जो जो खर्चा होता है, जो मैं अभी लिखता हूं लिस्ट, वो होगी इनकी कॉस्ट। दोबारा हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने दो शाखें बनाई। अगर इन्वेंट्री है ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जो इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है इस पे कितना खर्चा आ चुका है, आया था, हो चुका है। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे इसलिए किया क्योंकि इनमें कॉमन बात यह है कि इनको खरीदा गया है। तो इनकी कॉस्ट में वो सारे खर्चे शामिल हैं जो खरीदने के खर्चे होते हैं। क्या क्या होते हैं उनकी लिस्ट बनाता हूं अभी। वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स, इनमें अब तक क्या क्या खर्चा आ चुका हुआ है। फिनिश गुड्स कह लेते हैं चले, इनमें क्या क्या खर्चा आ चुका है। सबसे पहले तो मटेरियल कंज्यूम हुआ है, तो इनकी कॉस्ट होती है कंप्राइजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या बात कर दी मैंने, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो खर्चा आया। अच्छा, वो खर्चा कहां से हुआ, वो मटेरियल भी तो कॉस्ट ही किया था ना, वो यही तो है।